Subscribe to VAC Learning and press the bell icon to get more updates. नमस्कार दोस्तों, VAC लर्निंग में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हेड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उनका क्या क्या इस्तेमाल होता है और उनके यूजेस क्या क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ्स कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया हो तो आई बटन पर क्लिक करके आप अपना पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हेड एलिमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। हेड एलिमेंट्स क्या क्या कौन से होते हैं। एक टाइटल, दूसरा स्टाइल, तीसरा मेटा डिस्क्रिप्शन, तीसरा लिंक, चौथा स्क्रिप्ट और पांचवा छठा बेस। तो ये सारे हम एलिमेंट्स आज वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइटल। जैसे आप अभी इतने दिनों से ये सीरीज देख रहे हो, आपने टाइटल जो टैग है एलिमेंट है, आपने पहले भी देख चुके हो। जो कोई भी हमारे वेबसाइट के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर एक नाम लिख के आता है, हमारे पेज का नाम, उसको हम टाइटल बोलते हैं। वो कहाँ कहाँ पे दिखता है हमें। तो भी देखिए, अगर मैं ये मेरा फाइल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे MyHTML दिख रहा है, लिख के आ रहा है। तो ये MyHTML क्या है, ये मेरे पेज का टाइटल है। और मैंने कैसे लिखा है उसको, तो यहाँ पे देखिए टाइटल टैग में MyHTML लिखा हुआ है। तो ये मेरे पेज का टाइटल हो गया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दूसरा जो है वो है एक स्टाइल। अभी पिछले कई वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टाइल क्या होता है। हमारे कोई भी HTML एलिमेंट को बॉर्डर देना है, कलर देना है, बैकग्राउंड देना है, तो उसके लिए हम स्टाइल यूज़ करते हैं। तो स्टाइल एक हेड एलिमेंट में लिखा जाता है। हम एक्सटर्नल CSS फाइल भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह हम हमारा स्टाइल जो एक छोटा सा अगर हमें चेंजेस करना है और बाकी के पेजेस पे उसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम सिंगल पेज पे स्टाइल लिखते हैं। वो हम हेड सेक्शन में लिखते हैं। तो ये जो स्टाइल है, हम ऐसे लिखते हैं कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर पाउडर ब्लू हो, H1 का कलर रेड हो, पैराग्राफ का कलर ब्लू हो। तो ये जो स्टाइल एलिमेंट है वो हम हेड के अंदर लिखते हैं। जैसे कि अभी इस वीडियो में अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा कि स्टाइल, इसका बॉडी बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है। तो ये अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो उसको क्या आ जाएगा, ये स्टाइल हो गया। ये स्टाइल एलिमेंट है। इस स्टाइल एलिमेंट में हम क्लासेस, आईडीज, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। मतलब एक स्टाइल शीट है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करने की जगह हम स्टाइल हमारे हेड एलिमेंट में लिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अभी तीसरा जो एलिमेंट है वो लिंक एलिमेंट है। इसके पहले मैंने इसका पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ मैं। लिंक कैसे देते हैं, एक्सटर्नल लिंक क्या होती है, इंटरनल लिंक कैसे देते हैं, स्टाइल शीट कैसे लिंक देते हैं। तो आप पिछला वीडियो देख के आप पूरा ये लिंक एलिमेंट समझ सकते हो। तो लिंक एलिमेंट सिर्फ हेड एलिमेंट में यूज़ होता है, और जो स्क्रिप्ट्स होती है वो हम बॉडी के बाद लिखते हैं HTML के अंदर। लिंक एलिमेंट हम हेड में ही यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। ठीक है। अभी हम देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट हमारा है मेटा एलिमेंट। अभी ये मेटा एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है। तो मेटा एलिमेंट चार मेन यूजेस है इसके। पहला तो है उसका कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट मतलब हम जो भी HTML में कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी एनकोडिंग कैसे की हुई है, वो ब्राउज़र को किस तरह पता चलेगा। तो ब्राउज़र को पता चलने के लिए हम मेटा टैग यूज़ करते हैं। तो मेटा टैग के अंदर हम ये भी यहाँ पे लिखा है, देखिए दोस्तों, मेटा कैर सेट इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में UTF-8। तो ये जो है एनकोडिंग का एक टाइप है, वो आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे। मतलब ये मेटा कैर सेट UTF-8 है। ये ब्राउज़र को मेटा टैग के जरिए पता चलेगा कि जो पेज रेंडर होने वाला है, HTML पेज है, उसके कैरेक्टर कोडिंग UTF-8 से करनी है। ठीक है दोस्तों। दूसरा इस्तेमाल मेटा टैग का ऐसे कर सकते हैं कि उसके अंदर हम लिखेंगे कि इस पेज में एक्चुअल है क्या, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो भी जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि मेटा नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में डिस्क्रिप्शन, और उसका कंटेंट क्या है कि डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि इस पूरे HTML पेज पे क्या लिखा है। तो ये है एक पूरा HTML पेज फ्री वेब ट्यूटोरियल्स के लिए। ठीक है दोस्तों।
मतलब जो भी हमें एक शॉर्ट 2-4 शब्दों में या फिर 2-4 वर्ड्स में हमें हमारा वेब पेज के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, मतलब कंटेंट क्या है उसका, वो डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसको लिखने का तरीका ये है, मेटा, उसके बाद में नेम देना है, डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट में लिखना है हमें जो हमारे HTML पेज पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है उसका। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है मेटा टैग यूज करने का कि कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स कैसे यूज होते हैं कि सोशल मीडिया नहीं, गूगल सर्च इंजन पर हम जब भी कोई सर्च करते हैं तो वो एक कीवर्ड हो जाता है। जैसे कि मैंने गूगल पर सर्च किया कि बेस्ट बाइक सर्विस स्टेशन नियर मी, तो ये एक कीवर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कुछ भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो हमारे HTML पेज पर कीवर्ड कौन से हैं, और हमारा वेब पेज हम गूगल सर्च इंजन पर रैंक करने के लिए हम कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे इस HTML पेज पर, वो इस मेटा नेम में यूज करते हैं। अभी मेटा नेम, उसका नाम रहेगा कीवर्ड्स, और उसके कंटेंट रहेंगे हमने जो कीवर्ड चूज किए हुए हैं वो लिखेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे मेरा पेज है HTML का, तो मैं लिखूंगा HTML, फिर CSS, फिर XML, फिर जावास्क्रिप्ट। अभी ये सब एक कीवर्ड हो गए हैं। मतलब एक HTML कीवर्ड है, CSS कीवर्ड है, XML कीवर्ड है, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड है। अगर कोई सर्च करेगा सर्च इंजन पर इस कीवर्ड को, तो अगर हम SEO करते हैं तो हमारा वेब पेज गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम मेटा टैग यूज करते हैं हमारे जो कंटेंट लिखा हुआ है उसका ऑथर डिफाइन करने के लिए। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर, और उसका कंटेंट क्या है, जॉन डो मतलब एक नाम है। तो ये क्या बताएगा कि HTML का पेज का जो ऑथर है ये किसने लिखा है, ये HTML पेज किसको रिलेट, मतलब किसकी प्रॉपर्टी है, तो वो कंटेंट उसके अंदर किसने लिखा है, तो जॉन डो ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मेटा टैग्स मैंने एक डिस्क्रिप्शन में हम अभी यहाँ पे लिख लेंगे। इसका वेब व्यू पर कुछ मतलब ज़्यादा खास असर होता नहीं है, लेकिन ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ होता है, और अलग अलग तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। जो भी हम SEO सर्विसेज यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं इसको, तो ज़्यादा उसमें मतलब जो व्यू उसकी जो फंक्शनलिटी है वो चेंज नहीं होती है HTML पेज के हमारे। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने अभी ये यूज़ किया है, मेटा टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। तो हमारे पेज में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा, जो पेज जैसे है वैसे ही रहेगा, कुछ डिस्क्रिप्शन चेंज वगैरह नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे एलिमेंट, देखिए अभी यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाऊँगा, तो यहाँ पे हेड टैग में देखिए अभी यहाँ पे हमने जो मेटा नेम यूज़ किए थे वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे कि अभी मेटा कैरेक्टर कौन सा है, कैरेक्टर सेट कौन सा है, नेम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड्स कौन से है, ऑथर कौन सा है, तो ये हेड के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं ये सब इन्फॉर्मेशन की वजह से उनको पता चलता है कि इस HTML पेज में क्या क्या अवेलेबल है। तो ये लिखना इंपॉर्टेंट होता है जब हम SEO करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखेंगे हम अभी कि ये मेटा नेम व्यू पोर्ट क्या होता है। अभी मेटा में हमने मल्टीपल देख लिए यूजेस क्या क्या उसके, जैसे कि उसका कैरेक्टर सेट कौन सा है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कीवर्ड्स कौन सा है, ऑथर कौन सा है, ये सब हम मेटा टैग से यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं गूगल को। तो भी ये एक और एलिमेंट है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या करता है कि अगर कोई एलिमेंट है हमने जो HTML लिखा हुआ है तो वो किस ब्राउज़र के लिए या फिर किस डिवाइस के लिए बना हुआ है। जैसे कि कोई साइट्स होती है, कोई HTML पेज होता है, वो सिर्फ ब्राउज़र डेस्कटॉप पे ही अच्छा दिखता है। कुछ ब्राउज़र होते हैं, कुछ वेब पेजेस होते हैं जो सिर्फ मोबाइल पर अच्छे दिखते हैं, तो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होते। कुछ HTML दोनों जगह अच्छे दिखते हैं, तो वो कैसे करें, तो इसके लिए हम मेटा नेम व्यू पोर्ट यूज़ करते हैं। तो भी ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, देखिए कि मेटा व्यू पोर्ट एलिमेंट गिव्स द ब्राउज़र इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू कंट्रोल द पेज डायमेंशंस एंड स्केलिंग। इसका मतलब क्या है कि ये जो व्यू पोर्ट है, अभी यहाँ पे जो हम कंटेंट लिखेंगे उस हिसाब से हमारा जो HTML पेज की साइजिंग है वो कम ज़्यादा होगी। मतलब अगर हम सेम पेज HTML पेज अगर हम डेस्कटॉप पे देखें
या फिर टैब पे देखे या फिर हमारे मोबाइल पे देखे, तो उसकी स्केलिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी जो कंटेंट है वो कैसे दिखने चाहिए, वो ब्राउज़र डिसाइड करेगा इस मेटा टैग को चेक करके। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम व्यू पोर्ट के अंदर कंटेंट में लिखते हैं विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ सेट्स द विड्थ ऑफ द पेज टू फॉलो द स्क्रीन ऑफ द विड्थ। मतलब क्या होगा कि जितनी स्क्रीन अवेलेबल है उतने स्क्रीन में हमारा कंटेंट डिस्प्ले किया जाएगा। अगर उसकी स्क्रीन मोबाइल होगी तो मोबाइल के जितनी भी अवेलेबल स्क्रीन होगी, मतलब 360px वगैरह होती है छोटा वर्टिकल टाइप में, तो हमारा HTML पेज वर्टिकल टाइप में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपका ब्राउज़र, मतलब हम जहाँ पे ब्राउज़र ओपन हुआ है वो एक डेस्कटॉप पे है, तो पूरी डेस्कटॉप की जो स्पेस अवेलेबल है वो पूरी की पूरी यूटिलाइज करेगा HTML पेज। ठीक है, इसके बाद में हमने और एक लिखा हुआ है इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। ये क्या करता है, हमारे जो आपने जैसे देखा होगा कि कोई भी HTML पेज हम जूम कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, तो बेसिक स्टैंडर्ड 1 होता है। 1 मतलब 100%, जो भी हमारा HTML पेज है 100% दिखाई देगा। नॉर्मल जितनी विड्थ है उसकी, हाइट विड्थ जो भी है नॉर्मल वो दिखेगी। अगर उसको हम जूम ज़्यादा करते हैं तो बड़ा दिखेगा, जूम कम करते हैं तो कम दिखेगा। तो वो ऑटोमेटिकली एक 100% सेट करने के लिए हम इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0 लिखते हैं। तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है। आप कोई भी HTML पेज पे हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। तो ज़्यादा कुछ, सिर्फ इसके जो कंटेंट है आप इसको स्क्रीनशॉट करके लग सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होती। अगर आप वर्डप्रेस वगैरह पे आप वेबसाइट बना रहे हो तो ये नॉर्मल ऑटोमेटिकली हमारे वेब पेज पर आ जाता है, आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम HTML में बना रहे हैं, हम खुद से कोडिंग करके वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे देखिए यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, मतलब डिफरेंस आपको पता चलेगा कि अभी ये मोबाइल स्क्रीन है। अगर मैं व्यू पोर्ट मेटा टैग यूज़ करता हूँ तो हमारा वेब पेज ऐसे दिखेगा। अगर मैं व्यू पोर्ट मेटा टैग यूज़ नहीं करूँगा तो हमारा वेब पेज ऐसा दिखेगा। मतलब ये जो कंटेंट है ये डेस्कटॉप के जैसे दिख रहा है, लेकिन मैं मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल के स्क्रीन पर डेस्कटॉप जैसी वेबसाइट दिखेगी मुझे, जो वो अच्छी नहीं होती। UX जो होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है। इसके लिए हम व्यू पोर्ट यूज़ करते हैं। व्यू पोर्ट यूज़ करना बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अब अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल पर ही वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो व्यू पोर्ट मेटा टैग इस्तेमाल करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे स्क्रिप्ट और बेस एलिमेंट। अभी स्क्रिप्ट एलिमेंट, इसके पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि हमें कोई भी एक्सटर्नल हमारे वेब पेज पे कुछ फंक्शनलिटी चाहिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू या फिर कुछ और के प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट एलिमेंट हमारे वेब पेज पर इंक्लूड करते हैं। तो वो कैसे, कहाँ से इंक्लूड करते हैं, हेड एलिमेंट जो होता है हमारे, उसके अंदर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट इजिकल टू, जो भी हमें स्क्रिप्ट लिखना है वो स्क्रिप्ट लिखेंगे, वो स्क्रिप्ट क्लोज कर देंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक पेज बनाया हुआ है कि देखिए अभी स्क्रिप्ट .html है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसका हम कोडिंग में देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, .html है। हेड एलिमेंट के अंदर मैंने टाइटल दिया हुआ है, पेज टाइटल, स्क्रिप्ट लिखी हुई है। स्क्रिप्ट क्या है, एक फंक्शन लिखा हुआ है। इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब ये आईडी का जो एलिमेंट है वो हमारे HTML पेज पे मौजूद है। अगर वो क्लिक होता है तो वो हेलो जावास्क्रिप्ट उसको आउटपुट आना चाहिए। इस बॉडी के अंदर मैंने एक एलिमेंट P लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको आईडी मैंने डेमो दी है, और ये बटन दिया हुआ है। ये बटन क्या करेगा, अगर मैं बटन को क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑन फंक्शन, एक ऑन क्लिक फंक्शन यूज़ किया हुआ है। अगर मैं ये उस बटन को क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। इस फंक्शन को ट्रिगर होने से क्या होगा कि ये एलिमेंट है, ये जो ए पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये जो एलिमेंट है वो चेंज होकर हेलो जावास्क्रिप्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे मैंने पेज टाइटल है, ये वेब पेज है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया हुआ है, ए पैराग्राफ। अगर मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ तो ये पैराग्राफ बन गया हेलो जावास्क्रिप्ट। ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्क्रिप्ट टैग ऐसे यूज होता है, हेड के अंदर हम यूज़ करते हैं उसको, जो भी फंक्शन लिखना है हमें स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। अभी स्क्रिप्ट के अंदर मैं एक फंक्शन लिख सकता हूँ या फिर कोई एक्सटर्नल
फाइल होती है जो जिसमें बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए हैं मैंने, वो इंक्लूड कर सकता हूँ। नॉर्मल अब ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्क्रिप्ट, तो अपने आप देखिए टेक्स्ट डॉट जावास्क्रिप्ट आ जाता है। यहाँ पे मैं उसको रिलेशन एसआरसी देकर उसकी फाइल पाथ दे सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे बेस एलिमेंट। अभी बेस एलिमेंट क्या होता है कि देखिए, जैसे अभी इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ। तो रिलेटिव पाथ क्या होती है कि हमारे सर्वर पर ऑलरेडी कुछ डेटा मौजूद है, मतलब फोल्डर्स मौजूद है, उसको हमारे बेस जो हमारा डोमेन है उससे एक्सेस करने के लिए हम रिलेटिव पाथ यूज़ करते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं अगर बेस एचरेफ ये वेबसाइट डाल देता हूँ मैं, तो हम जो भी इसके आगे इमेज हमारे एचटीएमएल पेज पे यूज़ करेंगे या फिर कुछ स्टाइल शीट यूज़ करेंगे, तो वो क्या एक्सेस करेगा, कैसे एक्सेस करेगा, अभी आपको हम दिखाएंगे। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक पेज बना हुआ है, उसका नाम अभी बेस एचटीएमएल लिखा हुआ है। तो इसके अंदर क्या लिखा है मैंने, देखिए कि हेड के टैग के अंदर के मैंने लिखा है टाइटल, उसका पेज टाइटल लिखा हुआ है। अभी इसका बेस है वो एक मैंने फिक्स करके रखा है कि https://www.pragoinfotech.com। तो अभी ये बेस यूआरएल हो गया इसका। अभी मैंने यहाँ पे बॉडी में एक एलिमेंट यूज़ किया है इमेज का। तो अभी इमेज के अंदर मैंने सिर्फ एक सोर्स दिया हुआ है। सोर्स क्या दिया हुआ है कि वीपी कंटेंट अपलोड जो भी है 2020-24 वेब डेवलपमेंट png.png। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट जो इमेज है उसकी पाथ है। अभी ये जो हमारा ब्राउज़र है वो क्या करेगा, बेस पाथ अगर यहाँ पे मौजूद है तो वो क्या करेगा, ये बेस पाथ पहले इस यूआरएल्स के सामने लगा देगा। मतलब टोटल यूआरएल क्या होगी अपनी, https://www.pragoinfotech.com/wp-contents/upload, और बाकी का ये वेब डेवलपमेंट png, वेब डेवलपमेंट 3to png। मतलब ये पूरी की पूरी यूआरएल हमारा वेब पेज लोड करेगा। लेकिन हमने लिखा क्या है, लिखा सिर्फ इतना ही है। मतलब क्या होगा, एक बेस एचरेफ है हमारा, जो बेस डोमेन है उसको हम बेस टैग यूज करके एक ये दे सकते हैं कि मतलब बार बार हमें लिखना नहीं, क्योंकि अभी ये रिपीटेटिव है। अगर मैं यही इमेज मुझे दूसरी जगह यूज करनी है या फिर कोई दूसरी इमेज उसी डोमेन से मुझे यूज करनी है, उसी फोल्डर से यूज करनी है मुझे, तो मैं एक बेस एचरेफ दे सकता हूँ। इस बेस एचरेफ को यूज करके मैं मल्टीपल जगहों पर उसको लिखना अवॉइड करूंगा। मतलब क्या है कि अगर ये बेस एचटीएमएल मैं एक बार लिख दूंगा तो इमेज सोर्स के सामने मुझे भी ये पूरी इतनी एचटीएमएल पूरा जो मैंने जो लिंक लिखी हुई है, ये लिंक मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी। नॉर्मल शॉर्टकट में यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको पेज को रीलोड करूँगा, ये देखिए मैं पेज को भी एक्सेस करता हूँ उसको, तो देखिए अभी ये इमेज आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन ये इमेज अभी कहाँ से ये आई हुई है, तो इसका हम पाथ देखेंगे कैसा है उसका। तो देखिए अभी यहाँ पे दिखने में भी हमको क्या दिख रहा है कि WP कंटेंट अपलोड्स जो भी है उसकी बेस HRF ऑलरेडी फिक्स की हुई है हेड में। जब ब्राउज़र लोड होगा इस जो हमारी लिंक है उसको और इस सोर्स को अपेंड करेगा एक साथ, मिक्स करके, मिक्स नहीं करेगा, मतलब ये पहले लेगा, उसके बाद में ये जो सोर्स वाला लिंक है वो लेगा और उस इमेज को फेच करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको तो। इसके बाद में अभी हम यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि हमने मेटा हेड एलिमेंट में क्या क्या अवेलेबल है। कि देखिए हेड एलिमेंट में टाइटल है, बेस है, लिंक है, मेटा टैग्स है, स्क्रिप्ट है और स्टाइल है। ये सारी चीज़ें हमारे हेड एलिमेंट में यूज़ होती है। मतलब हेड सेक्शन होता है उसके अंदर हम ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।